प्लास्टिक आज तारीख में हमारी जीवन का हिस्सा बन चुका है। इतना ज़रूरी हो गया है कि आप अपने इसको छोड़ नहीं सकते हैं। आइए हम सब मिलकर स्वागत करते हैं गुरवीर जी का। तो मैं थोड़ा सा आपको पुराने समय में रिवाइंड करके ले जाना चाहता हूँ। प्लास्टिक और प्लास्टिक की इंडस्ट्री में क्या इवोल्यूशन आया। 1990 में प्लास्टिक बहुत कम यूज़ होता था कि अभी इतना ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ होने लगा है। लोहा मेटल तो ख़त्म ही हो गया, प्लास्टिक ख़त्म ही हो गया। अभी सरकार द्वारा एक सिस्टम लाया गया है ईपीआर का। आपके हिसाब से मैकेनिज्म कैसा है, क्या काम कर रहा है? ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट है रिसाइकलिंग इंडस्ट्री को। जी, आपको क्या लगता है ईपीआर आने के बाद क्या बदला? ईपीआर आने के बाद में जो लोग ईपीआर में डील कर रहे हैं वो तो फाइनेंशियली उनको तो मदद मिली है। जी, इंडियन प्लास्टिक मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या ईपीआर रियलिस्टिकली इम्प्लीमेंट हो रहा है? 50-50% है ये। तो आपको क्या लगता है पूरे मैकेनिज्म को और मजबूत करने की आवश्यकता है? गवर्नमेंट सपोर्ट चाहिए और गवर्नमेंट की थोड़ी सी सख्ती भी चाहिए इसमें। सख्ती आपके हिसाब से कौन कर सकता है, किसके पास वो अधिकार है? प्लास्टिक एक ऐसी चीज जो हर जगह है, हमारे किचन की सेल्फ से लेकर के हमारे हाईवेज तक, और इसका इम्पैक्ट हमारे एनवायरमेंट, हमारी इकोनॉमी और हमारी डेली लाइफ पर रोज पड़ता है। लेकिन जब हम रोज प्लास्टिक को देखते हैं, जैसे एक बॉटल, एक रैपर, एक पॉलीथीन, तब हमारा ध्यान ये नहीं जाता कि इसके पीछे पूरा एक मैनेजमेंट, पूरी एक इकोनॉमी, पूरा एक सिस्टम काम कर रहा है। प्लास्टिक यूज करना बहुत आसान है, लेकिन इसको रिस्पॉन्सिबली मैनेज करना वो एक अलग कहानी है। वेलकम टू फर्स्ट एपिसोड ऑफ आवर पॉडकास्ट। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंडस्ट्री के एक्सपर्ट लीडर, जिन्होंने प्लास्टिक और प्लास्टिक की पूरी इकोनॉमी को एकदम जमीनी स्तर पर देखा है। आज हम जानेंगे उनके अनुभवों को। आज हम देखेंगे कि उनकी लर्निंग और उनके एक्सपीरियंसेस ने प्लास्टिक इंडस्ट्री को कैसे बदलते हुए देखा है। आइए हम सब मिलकर स्वागत करते हैं गुरवीर जी का। नमस्कार सर, नमस्कार हमारे शो में आने के लिए। मैं क्लाइमेटो टीवी की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये एक छोटा सा तोहफा आपके लिए। थैंक यू। मैं सर के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। सर तकरीबन 40 से 45 सालों से प्लास्टिक और इससे जुड़ी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, और इसी के साथ ही सर प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट भी ऑपरेट करते हैं। सर प्लास्टिक और प्लास्टिक की पूरी इकोनॉमी को बहुत गहरे तरीके से समझते हैं। इसी के साथ ही सर एक बहुत अच्छे डेकोरेटिव एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। उस एसोसिएशन का नाम है मध्य प्रदेश रीप्रोसेस ग्रेन्यूल्स प्लास्टिक एसोसिएशन। आपके एक्सपीरियंस से आज हम सभी को बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा इसमें, जो आप मुझे बताएंगे और हमारे दर्शकों को भी इस बारे में बताएंगे कि प्लास्टिक और प्लास्टिक का पूरा इकोसिस्टम काम कैसे करता है। उसमें यदि कुछ खामियां हैं तो वो खामियां क्या है, उन्हें दूर करने के रास्ते क्या हो सकते हैं। आपने प्लास्टिक इंडस्ट्री में काम करते हुए कैसे अपने अनुभवों से सीखा है कि किसी प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जाए, या कौन सी ऐसी नई चीज़ है जो आपने समय के साथ जानी। आज हम इस डिस्कशन में उन सारी चीज़ों को जानने समझने की कोशिश करेंगे। प्लास्टिक आज तारीख में हमारी जीवन का हिस्सा बन चुका है। बिल्कुल। ये एग्रीकल्चर में, फार्मा में, मेडिकल में, कंस्ट्रक्शन में, ऑटोमोबाइल में, हर जगह काम आता है। बिल्कुल। और ये इतना ज़रूरी हो गया है कि आप अपने इसको छोड़ नहीं सकते हैं। हाँ जी, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरी बात ये है कि जो हमारा कलेक्शन सिस्टम है वो प्रॉपर नहीं होने कारण जो क्वालिटी ऑफ वेस्ट हमारे पास में आता है वो अच्छा नहीं आता है। और इसमें हम ये चाहेंगे कि इसकी सेग्रीगेशन की पॉलिसी बन जाए जी, ताकि फैक्ट्री से जो वेस्ट निकलता है उसी को ही हम अच्छी क्वालिटी मिले और हम इसको लो कॉस्ट पे कैसे दे सकते हैं लोगों को। जी बिल्कुल, ये बहुत सही आपने एक प्रॉब्लम बताई कि वेस्ट कलेक्शन और सेग्रीगेशन एक समस्या है और जिसका शायद सॉल्यूशन अभी तो नहीं मिला है। बिल्कुल।
एक चीज मैं जानना चाहूंगा, इस प्लास्टिक के पूरे इकोसिस्टम में आपके मुताबिक एक रिसाइकलर या एक वेस्ट गेटर किस प्रकार के स्ट्रगल को महसूस करता है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे यहाँ कलेक्शन सिस्टम और सेग्रीगेट सिस्टम प्रॉपर नहीं है। अच्छा दूसरी बात, इसमें मैन पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जी, जो कि हमें हमेशा शॉर्टेज रहती है। ओके, आज तारीख में हर इंसान चाहता है कि मैं साफ सुथरा काम करूं, तो लेबर नहीं मिलते हैं। लेबर नहीं मिलने के कारण हमारे को वेस्ट नहीं मिलता है। हाँ, फिर अगर वेस्ट मिलता है तो हमें महंगा पड़ जाता है, कॉस्टिंग उसकी महंगी पड़ती है और हम compete नहीं कर पाते मार्केट में। अच्छा। और क्या? और इससे क्या वर्जिन इंडस्ट्री भी हमें डोमिनेट करती है रिसाइकलर को? जी जरूर करती है, क्योंकि उसकी क्वालिटी और हमारी क्वालिटी में काफ़ी फर्क रहता है। हाँ, और हमारे यहाँ लेबर कॉस्ट लगनी ज़्यादा होने के कारण हम उनसे कॉम्पीट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अगर वर्जिन का रेट और हमारे रेट में ज़्यादा फर्क नहीं होगा तो हमारे को लोग प्रेफर नहीं करते। एक बेसिक सवाल हमने जो डिस्कशन किया उससे निकल के आया है, रिसाइकल्ड दाना और वर्जिन दाना अगर कोई समझना चाहे तो आसान भाषा में आप उसे कैसे समझाएंगे? आसान भाषा में ये कह सकते हैं कि वर्जिन और रिसाइकिल मटेरियल में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर अपन 100% रिसाइकिल मटेरियल यूज करते हैं तो भी क्वालिटी इज ऑलमोस्ट द सेम। अच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वर्जिन दाना जो बोलते हैं या वर्जिन प्लास्टिक, हाँ जी, उसकी सप्लाई का साइंस क्या है, वो कहाँ से आता है? वो जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, रिलायंस है, IPCL है या IOCL है, बड़ी बड़ी कंपनी है, गवर्नमेंट की भी हैं और प्राइवेट कंपनी भी हैं, ये वो बनाते हैं क्रूड ऑयल से। अच्छा, मतलब वर्जिन प्लास्टिक क्रूड ऑयल, Crude- पेट्रोकेमिकल बेस्ड। based है। आपके हिसाब से प्लास्टिक का कंट्रीब्यूशन कितना है लाइफ में? आज तारीख में कंट्रीब्यूशन ऑफ प्लास्टिक्स हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हो गया है और हर जगह हर फील्ड में प्लास्टिक यूज होता ही है। बिल्कुल भले ही आप एग्रीकल्चर देख लीजिए, हेल्थ केयर मेडिसिन में देख लीजिए, ऑटोमोबाइल देख लीजिए, कंस्ट्रक्शन देख लीजिए, और कितनी सारी फील्ड हैं जहाँ पे हमको पता ही नहीं है कि यूज होता है। यूज हो रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्लास्टिक पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कैसे करता है हमारी लाइफ में, उसको आप कैसे बताएंगे? मेन तो ये है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत कम रहती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम रहती है अच्छा, इन कंपेयरिंग टू मेटल पार्ट्स। बिल्कुल बहुत मेटल पड़ता है। सस्ता है ये। पैकेजिंग इंडस्ट्री में तो ये कंपलसरी हो गया कि ये यूज ही करते हैं। आज देख लीजिए, नमकीन देख लीजिए, पैकेजिंग देख लीजिए, फूड आइटम देख लीजिए, टमाटो सॉस, सब कुछ प्लास्टिक में पैक होके आ रहा है। तो ये बहुत ईजी हो गया इसके कारण। बिल्कुल, और ये पॉजिटिव साइड बन गया है इसका, इजीनेस। आज इंडिया के प्लास्टिक सेक्टर में आपको डिमांड और सप्लाई मिसमैच लगता है या फिर सिर्फ ये कोऑर्डिनेशन की कमी है? डिमांड और सप्लाई की मिसमैच ही है, कोऑर्डिनेशन की बात नहीं है जी। इसमें वर्जिन ग्रेन्यूल्स क्योंकि काफ़ी लो कॉस्ट पे बेचते हैं ये लोग, इसलिए हमको जो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट आती है वो बहुत महंगी पड़ जाती है लेबर के कारण, तो हमारी डिमांड कम हो जाती है और हमको लोग प्रेफर नहीं करते हैं। बिल्कुल। और अगर जो वर्जिन सप्लाई है वो क्या बहुत ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा है। अभी इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा आ गई कि अभी हमारा इंपोर्ट ऑलमोस्ट बंद हो गया है बाहर से आना। पहले हम 60% इंपोर्ट करते थे वर्जिन ग्रेन्यूल्स, अभी इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है उल्टा। अच्छा, मतलब हम अब एक्सपोर्ट सरप्लस होते हैं, प्रोडक्शन होती जा रही, तो इस वजह से रिसाइकिल की भी डिमांड में कम ज्यादा होता है। डिमांड काफ़ी कम हो गई। ये पॉइंट है जो इंडस्ट्री को लगता है ग्रो करने में तकलीफ आ रही। जो लोग इस सिस्टम में काम करते हैं, आप बहुत बारीकी से सभी को देखते हैं, तो आपके मुताबिक क्या समस्या वो लोग महसूस करते होंगे वेस्ट कलेक्शन में, उसके सेग्रीगेशन में, उसकी प्रोसेसिंग में, उसकी रिसाइकलिंग में? ये जो वेस्ट कलेक्शन है मेनली तो डोर डोर होता है जी। पहले ठेले वाला लेता है बाजार से, ये हाँ घरों से लेता है, फिर छोटे कबाड़ी देता है, छोटा कबाड़ी बड़े कबाड़ी देता है जी, और वो फिर सेग्रीगेशन करके बड़े बड़े कबाड़ी इंडस्ट्री में सप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर ग्रेड्स। ओके। तो उसके बाद में ये जो होता है एक्चुअली प्लास्टिक है वो इतना कंटेमिनेटेड हो जाता है जी हमारे यहाँ की उसकी क्वालिटी बहुत खराब हो जाती है, और इन कंपेयर टू वर्जिन ग्रेन्यूल्स हमारी क्वालिटी इतनी खराब रहती है तो हमको लोग प्रेफर नहीं करते हैं। अच्छा, तो ये जैसे जो आपने नाम लिया, ये सेक्टर मुझे लगता नहीं है कि ये फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड है। ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, ठेले वाला या कबाड़े वाला फॉर्मली ऑर्गेनाइज नहीं है। नहीं। तो ये क्या क्वालिटी का कुछ अपने लेवल पे ध्यान रखते हैं या बस लिया और आगे बढ़ाया? इनके कोई ध्यान ही नहीं है क्वालिटी पे, इनको सिर्फ यहाँ से लेके वहां देना और पैसा कमाना बेचारा। अच्छा, तो ये उस प्रॉब्लम को भी नहीं देखते हैं। और जो इंडस्ट्री में वेस्ट आता है सेग्रीगेट होके वो भी प्रॉपर नहीं होता है। अच्छा, इतनी अच्छी मशीन्स नहीं है, मशीन्स बहुत कॉस्टली हैं तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते। ओके। अच्छा, इसमें मशीनरी और इंफ्रास्ट्रक्चर महंगा है।
सेग्रीगेशन में। जैसा कि आपने बताया कि आपने बहुत समय तक प्लास्टिक और प्लास्टिक इंडस्ट्री को देखा है, तो मैं थोड़ा सा आपको पुराने समय में रिवाइंड करके ले जाना चाहता हूं। 1990 से 2025 तक आपके अकॉर्डिंग प्लास्टिक और प्लास्टिक की इंडस्ट्री में क्या इवोल्यूशन आया है? 1990 में प्लास्टिक बहुत कम यूज होता था। हाँ हाउस होल्ड में प्लास्टिक नहीं था जी, इरिगेशन में प्लास्टिक नहीं था जी कंस्ट्रक्शन में प्लास्टिक नहीं था। जी, उस जमाने में, हमारे जमाने में, हम लोहे की बाल्टियां यूज करते थे। हाँ जी, ये तो सही है। पानी की ड्रेनेज के लिए लोहे के पाइप या सीमेंट पाइप होते थे, हाँ या कास्ट आयरन के पाइप होते थे। हाँ इंजेक्शन सिरिंजेस कांच की बनती थी। जी, बिल्कुल। ये ऐसे करके अभी इतना ज्यादा प्लास्टिक यूज होने लगा है कि लोहा मेटल तो खत्म ही हो गया ऑलमोस्ट प्लास्टिक के कंपैरिजन में। मतलब प्लास्टिक ने पूरी इंडस्ट्री को रिप्लेस कर दिया। ऑटोमोबाइल में बहुत प्लास्टिक आ गया है। हाँ बिल्कुल, ऑटोमोबाइल में आज बहुत पैकेजिंग तो अभी पूरा ऑलमोस्ट 100% की पैकेजिंग प्लास्टिक में ही हो रही है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। फूड पैकेजिंग तो स्पेशली प्लास्टिक से ही पूरा, लीड हो रही है। इसके बिना काम चलेगा ही नहीं। प्लास्टिक इंडस्ट्री में आपने कौन से ऐसे इम्प्रूवमेंट नोटिस किए हैं ओवर द डिकेड्स जो आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है? पहले प्लास्टिक 5-6 तरह के आते थे जी। अब प्लास्टिक में बहुत ज़्यादा वैरायटी आने लगी है, बहुत इंप्रूवमेंट हो गई है, लो कॉस्ट हो गया है, स्ट्रेंथ वाइज बहुत बढ़ गया है। पैकेजिंग में आप देखिए तो इसमें मल्टी लेयर पैकेजिंग आने लगी है। फूड ग्रेड में देख लीजिए जी या मिल्क पाउचेस में देख लीजिए। जी। तो ऐसे ही करके तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कि इन्होंने बहुत रिफाइनमेंट कर दी है। हाँ और इसके कारण हमारे को जो रिसाइकलिंग है, हाँ, वो भी हमारी इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है आस्ते आस्ते। अच्छा। हाँ, मतलब समय के साथ उधर प्लास्टिक का यूज बढ़ा तो उधर रिसाइकलिंग भी चेंज हुई। हाँ, एक इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ सवाल, आज के समय में आप प्लास्टिक को एक ग्रोथ सेक्टर के रूप में देखते हैं या एक रिस्क सेक्टर के रूप में देखते हैं? प्लास्टिक अनडाउटेडली एक ग्रोथ सेक्टर है। अच्छा इससे बहुत एम्प्लॉयमेंट मिली है, जी। गरीबों को मिली है, सेग्रीगेटर को मिली है, रैक कलेक्टर को मिली है, और इसके कारण इंडस्ट्री भी बहुत ब्लूम कर रही है। और दूसरी बात, अभी कुछ गवर्नमेंट के ऐसे नियम आए हैं जिसमें कि उन्होंने कहा है कि हमको 30% तक यूज़ करना है वर्जिन मटेरियल के साथ में जी। तो उसकी कॉस्टिंग भी कम हो रही है, और इसके कारण इंडस्ट्री जो रिसाइकलिंग वाले हैं उनको भी ग्रोथ मिल रही है। गवर्नमेंट के नियम इसमें आ रहे हैं, मतलब आगे। हाँ, प्लास्टिक के प्रोज एंड कॉन्स का बैलेंस आप कैसे समझते हैं? आज की तारीख में प्लास्टिक के प्रोज ज़्यादा हैं और नुकसान कम है, अच्छा, प्रोवाइडेड इसकी कलेक्शन बराबर हो तो। ये बहुत बड़ा सवाल है। और हाँ जी, दूसरी बात ये है, मल्टीलेयर जो पैकेजिंग है जी अब इंडिया में वो भी यूज़ होने लगी है। हम एक शीट बनाते हैं हमारी इंडस्ट्री में जो कि हम यूज़ सिर्फ मल्टीलेयर ही करते हैं, जो कहीं काम नहीं आती, जिसको जलाना पड़ता है, जी, पर हम उसको यूज़ बना के मल्टीलेयर, हमने उसका प्लास्टिक प्लाईवुड का एक सब्स्टिट्यूट निकाला है जो कि ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है उसकी। एटलीस्ट 50 साल की ड्यूरेबिलिटी तो है ही है उसमें, ना दीमक लगता है, ना पानी का असर पड़ता है, ना एसिड का पड़ता है। तो अगर इसकी कलेक्शन प्रॉपर हो जाए और गवर्नमेंट का कुछ सपोर्ट मिल जाए तो हम इसको एज ए बोन मानेंगे। आपने अभी एक वर्ड का इस्तेमाल किया, मल्टी लेयर प्लास्टिक। हाँ जी, ये आप हमारे दर्शकों को बताएंगे ये क्या होता है मल्टी लेयर प्लास्टिक, आसान भाषा में? मल्टीलेयर प्लास्टिक होता है कि एक लेयर में 5-6 लेयर्स हों, एक फिल्म में 5-6 लेयर हों, जिसकी की अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं। जी कोई क्रैक रेजिस्टेंस होता है, कोई इम्पैक्ट रेजिस्टेंस होता है। तो उस हिसाब से बनाई जाती है कि जैसे यूज़ मांगते हैं कस्टमर्स कि नमकीन में 2 लेयर लगती है, एक जी, प्रिंटिंग के लिए और एक उसको बचाने के लिए। अच्छा मिल्क पाउचेस में 5 लेयर लगती है ताकि अगर उसको 5वीं मंजिल से फेंके तो वो फटे नहीं। अच्छा। ऐसे करके अलग अलग इसके यूजेस होते हैं। कहीं मेटल के साथ यूज़ करते हैं इसको, जहाँ पे इसको कहते हैं मॉइस्चर ना लगे, जी, जैसे नमकीन वगैरह में काम आती है। तो ये अगर इसके प्रॉपर कलेक्शन हो जाए तो मेरे हिसाब से कोई इसका नुकसान नहीं है एनवायरनमेंट। और आप बता रहे थे कि कुछ आप एक शीट बना रहे हैं जी। इसकी, तो वो क्या वुड प्लाईवुड को रिप्लेस कर सकती है? 100% वो उसकी लाइफ, अभी तो हम ये सोचते हैं कि कम से कम 50 साल होनी चाहिए। वो टर्माइट प्रूफ है, एसिड प्रूफ है, वेदर प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, उसको कुछ होता ही नहीं है। ओके। और वो मतलब एक्चुअल में कलेक्टेड वेस्ट से ही बनाई जाती है? कलेक्टेड वेस्ट से बनाती है, मल्टी लेयर से बनाई जाती है। मल्टी लेयर से? हाँ। और मल्टी लेयर की रिसाइकलिंग शायद बहुत मुश्किल है, होती ही नहीं तो सिस्टमेटिकली। मुश्किल तो है, पर अभी लोगों ने काफ़ी करना शुरू कर दिया है। अच्छा।
अभी सरकार द्वारा एक सिस्टम लाया गया है ईपीआर का, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी, आपके हिसाब से मैकेनिज्म कैसा है, क्या काम कर रहा है? ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट है रिसाइकलिंग इंडस्ट्री को। जी, जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका जो वेस्ट है उनके बिहाफ पे हम कलेक्ट करते हैं, हम रिसाइकिल करते हैं, और वो जो हमको पेमेंट करते हैं तो उसको थोड़ा हमको सपोर्ट मिल जाता है, जिससे कि रिसाइकलिंग इंडस्ट्री को थोड़ा और बेनिफिट होता है। उनको फाइनेंशियली सपोर्ट मिल जाता है। हाँ। हमारे बिहाफ पे रैक पिकर्स और जो वेस्ट कलेक्टर्स हैं उनको फायदा होता है। तो ये इंडस्ट्री थोड़ी सी ज़्यादा बूम पे आ जाएगी। मतलब इस ईपीआर के होने से वेस्ट कलेक्शन का रेट बढ़ेगा, परसेंटेज ऑफ रेट कलेक्शन बढ़ जाएगा। हाँ, क्योंकि हमें अगर सपोर्ट मिलेगा जी, तो हम भी फिर आगे ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट लेने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल, जिससे कि एनवायरनमेंट को फायदा होगा। ये मुझे लगता है अच्छा एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, जी, ईपीआर के माध्यम से जो सिस्टम में लाया गया है। इंडियन प्लास्टिक मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या ईपीआर रियलिस्टिकली इम्प्लीमेंट हो रहा है? अगर रियलिस्टिक की बात करें तो 50% है ये। अच्छा, 50% एक्चुअली होता है, और जी। बाकी जो इनफॉर्मल सेक्टर है, हाँ, उसमें तो लोगों को आइडिया नहीं है कि ईपीआर क्या है। जो रैक पिकर्स हैं, जो वेस्ट कलेक्टर्स हैं, उनको कुछ नहीं मालूम कि अच्छा, हाँ, पर ये गवर्नमेंट का अच्छा इनिशिएटिव है टुवर्ड्स द रिसाइकलर्स। हाँ, मतलब अगर बड़े रिसाइकलर्स इस सिस्टम में आ जा रहे हैं तो धीरे धीरे करके छोटे लोग भी इसमें आ जाएंगे, ज्वाइन कर ले। आज नहीं कल, बट वो छोटे लोग भी आ जाएंगे। हाँ, मतलब ये कुल मिला के अपना प्रभाव इसने डालना शुरू तो कर दिया है। जी। मैं जानना चाहूंगा सर, ये ईपीआर और इसमें एक वर्ड आता है क्रेडिट, ये क्या होता है और ये कैसे चलता है? जो हम वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं जी, टनेज के हिसाब से, जी, उसमें हमें 1 टन पे क्रेडिट मिलता है। 1 टन पे 1 क्रेडिट। 1 क्रेडिट मिलता है, जिसे हमको मार्केट में बेचना होता है, अच्छा, जो हमसे खरीदना चाहते हैं। पर अभी इतनी लोगों की जागरूकता नहीं है कि लोग हमसे क्रेडिट खरीदें, और हमको उसका बेनिफिट अभी नहीं मिल रहा है। उसके लिए हम चाहेंगे कि सरकार थोड़ी सी इसमें कुछ ऐसी पॉलिसीज लाए जिसमें कि हमको फायदा हो और हमारा क्रेडिट बिक जाए। मतलब ये है कि यदि कोई रिसाइकल कर रहा है और अगर वो 1 टन रिसाइकल कर रहा है तो उसे 1 ईपीआर क्रेडिट मिलेगा, रिसाइकलिंग क्रेडिट, और वो क्रेडिट ट्रेडिंग के लिए रेडी रहेगा। बट आपके मुताबिक उसमें कोई प्राइस फिक्स नहीं है या कोई ऐसा इंसेंटिव नहीं है जो मदद कर पाए एक्चुअल में रिसाइकलर? हाँ, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, तो इसमें इम्प्रूवमेंट के लिए आप क्या सोचते हैं? इसमें कुछ गवर्नमेंट की सपोर्ट होना चाहिए, जी, ताकि बड़ी बड़ी कंपनी को कंपलसरी कर दें कि आपको इस रेट पे आपको क्रेडिट लेना होगा। ईपीआर क्रेडिट लेना होगा। हाँ जी। बिल्कुल। बड़ी कंपनियों से आपका तात्पर्य किन कंपनियों से है? ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियां जिनके की वेस्ट बहुत ज़्यादा निकलता है पैकेजिंग में, अच्छा, उनके हिसाब से। हाँ, मतलब जो जिनका मार्केट में पैकेजिंग की वजह से वेस्ट ज्यादा निकल रहा है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए कि वो ईपीआर क्रेडिट के माध्यम से रिसाइकलर्स को मदद करें। बिल्कुल। आपको क्या लगता है ईपीआर आने के बाद क्या बदला है? ईपीआर आने के बाद में जो लोग ईपीआर में डील कर रहे हैं, वो तो फाइनेंशियली उनको तो मदद मिली है जी, और ये मेरे हिसाब से और गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल जाएगा और क्रेडिट बायर्स मिल जाएंगे तो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगा। क्रेडिट बायर्स का इसमें मतलब बड़ा रोल है। जी। अच्छा, इसमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स की क्या भूमिका है? पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने नियम बनाए हैं कि हर आदमी जो भी रिसाइकलिंग कर रहा है उसको ईपीआर में आना ही है, जी, और कुछ फाइन भी लगाए हैं, 5000 पर टन का फाइन लगाए हैं। पर अभी हमारे यहाँ एक तकलीफ है कि हमारे जितने पहले रैक पिकर्स और कबाड़ीज थे वो रिसाइकलर हो गए हैं। अच्छा, और वो ज़्यादातर पढ़े लिखे नहीं हैं, जी, कंप्यूटर से अनअवेयर हैं, जी, उन्हें कुछ पता नहीं है, जी, तो वो ईपीआर का फ़ायदा नहीं ले रहे हैं और वो बिना बिल के ही माल बेच देते हैं। अच्छा, मतलब वो सिस्टम में कहीं से दिखते ही नहीं है। दिखते नहीं। एक्चुअली हमारे इंदौर में ही ये हमारी एसोसिएशन में करीब करीब 250 रिसाइकलर्स हैं, जी, और सिर्फ 7-8 लोग ही हमारे ईपीआर का फायदा ले रहे हैं। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है, क्या ईपीआर या इस पूरे मैकेनिज्म को और मजबूत करने की आवश्यकता है? गवर्नमेंट सपोर्ट चाहिए और गवर्नमेंट की थोड़ी सी सख्ती भी चाहिए इसमें। सख्ती चाहिए। हाँ जी। सख्ती आपके हिसाब से कौन कर सकता है, किसके पास वो अधिकार है? ये टाइम टू टाइम चेकिंग हो कि भाई आपने अगर रिसाइकलिंग इंडस्ट्री लगाई है, आप दाना बना रहे हैं, तो आप ईपीआर क्यों नहीं लेते हैं? जी, बहुत सारे रिसाइकलर्स ऐसे हैं जो मतलब अभी सिस्टम में या बिल्कुल भी नहीं है। पेपर्स पे नहीं है, नहीं है। हमें सिर्फ वो, तो वो काम कैसे कर रहे हैं फिर? कैश मैनेजमेंट कैसे हो रहा है? कैश मैनेजमेंट ही होता है हमारे यहाँ, पूरा? क्योंकि सारा माल जो कबाड़ी आता है
लेकर वो हम नगद में दे देते हैं, नगद में बेच देते हैं। जी, तो बुक्स में कुछ नहीं आता उसका। बुक्स में कुछ रिकॉर्ड जनरेट नहीं होते। अच्छा, ईपीआर में कुछ रिकॉर्ड की आवश्यकता होती है क्या? जरूर, बहुत ज़्यादा सख्ती है और बहुत चेकिंग होती है पॉल्यूशन बोर्ड की, उसमें से तो आपका बचना मुश्किल है। जैसा अभी आपने बताया कि ईपीआर में बहुत सारा ऐसा सिस्टम है जो ऑन रिकॉर्ड्स या बुक्स में अवेलेबल नहीं है, तो आपके हिसाब से ऐसा इसका कितना रेट या कितना परसेंटेज होगा इनफॉर्मल सेक्टर का जिसको ईपीआर में आने की आवश्यकता है? अभी तो मेरे हिसाब से करीब करीब 60 to 70% इनफॉर्मल सेक्टर ज़्यादा है, जी, और इसको गवर्नमेंट की सख्ती के कारण ही या उसके सपोर्ट से ही फॉर्मल सेक्टर में लाया जा सकता है। लाया जा सकता मतलब एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो ईपीआर से अछूता है अभी। है। मुझे ऐसी जानकारी है कि पहले इसमें बहुत कुछ कैश बेस्ड सिस्टम भी चला करता था और आज ऑन रिकॉर्ड चीजें होती जा रही है। तो आपके मुताबिक इसमें क्या समस्याएं हैं या क्या अभी भी कैश बेस्ड सिस्टम ही काम कर रहा है पूरे प्लास्टिक इकोसिस्टम में? अभी कुछ हद तक कर रहा है, पर गवर्नमेंट के जीएसटी आने के बाद में बहुत से लोग, या समझ लीजिए कि 50 to 60% लोग जी, पक्के में काम करने लगे हैं, बुक्स में काम करने लगे हैं, और इसमें थोड़ा बचना मुश्किल हो गया है गवर्नमेंट के अच्छा, हाइटनेस के कारण बचना मुश्किल है। अब सिर्फ वही है कि जो लोकल वेंडर्स हैं, लोकल बायर्स हैं, वो थोड़ा बहुत हेरा फेरी कर लेते हैं, अदरवाइज जो बाहर से मटेरियल आता है वो सब बुक्स में ही आता अच्छा, मतलब उसके लिए प्रॉपर ट्रेसेबिलिटी अवेलेबल है, है। उसके रिकॉर्ड रहते हैं। रिकॉर्ड है, उससे बचना मुश्किल है। बिल्कुल। और क्या ये ईपीआर और ट्रेसेबिलिटी को बढ़ाएगा? जरूर बढ़ाएगा, बढ़ाएगा। जरूर बढ़ाएगा। एक रियल प्रॉब्लम पे आप बताइए, ईपीआर आने के बाद भी, उसमें क्रेडिट मैकेनिज्म और इंसेंटिव होने के बाद भी वेस्ट रिसाइकलर्स ईपीआर में रजिस्टर क्यों नहीं हो रहे? इसकी मेन वजह ये है कि लोग इलिटरेट ज़्यादा हैं इस लाइन में, पढ़े लिखे नहीं हैं। उनको लगता है कि कंप्यूटर बहुत बड़ी मुश्किल चीज़ है इसको मैनेज करना, और दूसरी बात ये है कि वो सीखना नहीं चाहते हैं। मेन कारण यही है कि अनपढ़ लोग हैं, और जो पहले कबड्डी से वो जाने बनाने लगे हैं, इसके कारण उनको थोड़ी हिचकिचाहट है। क्या सरकार के माध्यम से या सरकारी विभागों के माध्यम से इस पर कोई दिशा निर्देश दिए जाते हैं समय समय पर? दिए हुए हैं बराबर, पॉल्यूशन बोर्ड के दिशा निर्देश दिए हुए हैं। वो बार बार उनको नोटिस भेजते हैं कि आप ईपीआर में रजिस्टर करवाइए। उसके बाद भी लोग डरते हैं कि पता नहीं गवर्नमेंट के क्या नियम आ जाए, कल हमको बंद करना पड़ जाए कुछ, और मतलब डर भी लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि रिसाइकिल सिस्टम ही बंद करवा दे गवर्नमेंट। अच्छा, मतलब एक डर का भी बहुत प्रभाव है उनके ऊपर। ये वैसे अगर सिस्टम से कोई काम कर रहा है तो डरने की सच में जरूरत है क्या? जैसे पहले पॉलीथीन बैग्स थे जी, अब वो बंद करवा दी बिल्कुल। हाँ भले ही माइक्रोन बहुत पतला था जी, अभी कर मोटा हो गया है, पर अब उसकी इंडस्ट्री ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। अच्छा, कैरी बैग्स की इंडस्ट्री ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। तो ये लगता है कि ऐसा नहीं कि रिसाइकिलिंग भी कभी बाद में बंद कर दो सरकार। पॉलीथीन आपने बोला वो सिंगल यूज प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक जिसे हम बोलते हैं, कभी कभार सब्जी या थैलों में इधर उधर लेके आते थे, वही। अच्छा, वो इंडस्ट्री अभी गवर्नमेंट ने बिल्कुल रोक लगा दी है। 90% बंद हो गई है। आज इंडिया का रेगुलेटरी सेक्टर कैसे काम कर रहा है रिसाइकलिंग के हिसाब में, रिसाइकलिंग के भी साथ में और पूरे प्लास्टिक इकोसिस्टम की अगर मैं बात करूं तो? जो हमें सपोर्ट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, पॉल्यूशन बोर्ड से मिलना चाहिए, वो अभी नहीं मिल रहा है। अच्छा, इसमें जो सख्तियां इन्होंने कर रखी हैं वो उससे लोग बचना चाहते हैं, और अगर ये नॉर्म को थोड़ा सा इजी कर देंगे, हमारे फेवरेबल कर देंगे, तो लोग इसमें ज्यादा जुड़ेंगे। कोई एक एग्जांपल अगर आप दे सकें कि किस प्रकार की सख्ती होती है, किस प्रकार की कमियां है या तो? अभी जैसे ईपीआर में ले लीजिए जी, एक कंपनी थी जिसके पास में लाइसेंस था 10,000 टन का। जी, ऑन ग्राउंड उसके पास में जो प्रोडक्शन कैपेसिटी थी 8,000 टन की थी। तो पॉल्यूशन बोर्ड वालों ने इंस्पेक्शन करी और बोले साहब आप इसको 8,000 टन करोगे तो ही हम ईपीआर में आपको पास करेंगे। जबकि अब अगर हमने आज 8,000 टन कर रहे हैं और 2 महीने 4 महीने बाद हम 10,000 टन पे आएंगे तो फिर से लाइसेंस देना पड़ेगा। अच्छा, ऐसे छोटे छोटे नियम ऐसे बेकार बना रखे हैं जिसके कारण कि लोग इसमें झुकाव नहीं है। मतलब और ये एकदम रियल एग्जाम्पल है। बिल्कुल, मैं जाना कि ये ग्राउंड रियलिटी परेशान करती है। एक बात बताइए, क्या अर्बन और रूरल दोनों इक्वली इंक्लूडेड है पॉलिसी और फ्रेमवर्क में अभी? एक्चुअली रूरल में तो हालत बहुत खराब है,
वहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है रिसाइकलिंग का जी और सब कोई सपोर्ट नहीं है, जी जबकि अर्बन में काफ़ी हद तक इसकी इम्प्रूवमेंट हो रही है जी और रिसाइकलिंग भी हो रही है, प्रॉपर वे में हो रही है, जी। काफ़ी हद तक उसका लोगों को बेनिफिट भी मिल रहा है। मतलब शहरों में और गांव में अगर देखा जाए तो बहुत असमानता है। बहुत सक्षम, बहुत ज़्यादा। गांव में कोई सिस्टम इतना आसानी से शायद पहुंच भी नहीं पाता है। वहाँ पे गवर्नमेंट की ही चेक पॉइंट नहीं है बिल्कुल। ओके, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। बहुत- किसी प्रकार का चेक पॉइंट ना हो पाना गलतियों को बढ़ाता है। हाँ जी। पॉलिसी को लागू करने में, उसको इम्प्लीमेंट करके उसे मॉनिटर करने में आपके मुताबिक क्या ऐसी कमियां हैं जो सामने दिखती हैं? गवर्नमेंट तो रूल्स हमारे लिए अच्छे बनाती है, पर जो उसको एग्जीक्यूशन करते हैं ऑफिसर्स, वो अपने हिसाब से कर लेते हैं। थोड़ा उनकी सपोर्ट नहीं होता है, या ये कही कि हैरेसमेंट होती है। जी और बाकी मैं क्लियर शब्दों में नहीं कहूँगा, आपको पता ही है जी। कहाँ कहाँ तकलीफ आती है और कैसे मैनेज होता है। अच्छा, मतलब इनडायरेक्टली आप कुछ किसी एक जगह पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं, जी। बट वो हम बिल्कुल ना कहें यहाँ पर। आप एक ईपीआर रजिस्टर्ड प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन के ओनर हैं और इसके साथ साथ आप गवर्नमेंट और बहुत सारे इंडस्ट्री के लोगों से जुड़े हुए हैं। तो सिस्टम से और पॉलिसी मेकर्स और इंडस्ट्री स्टेक होल्डर से आप क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं इसको लेकर के? गवर्नमेंट से गवर्नमेंट से भी बिल्कुल। गवर्नमेंट से हमको एक ही तकलीफ है कि वो जो इन्होंने नॉर्म्स बनाए वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, जी और वो कॉम्प्लिकेशन के कारण हमारे बहुत सारे लोग ईपीआर में जुड़ते नहीं हैं, जी जिसके कारण हमको उसका बेनिफिट नहीं मिलता है। जी अगर गवर्नमेंट हमारे आपके जो बोर्ड है उनका जो रूल्स रेगुलेशन बनाने वाले हैं उसमें हमारे कुछ लोगों को ज्वाइन करवा ले या मेंबर्स बना दे, तो हमको उनको बता सकते हैं हमारी तकलीफ़ें क्या हैं। तो उस अगर हमारी तकलीफ को देखते हुए नॉर्म्स बनाएंगे या रूल्स बनाएंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा और लोग ईपीआर में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे। मतलब इंडस्ट्री वाइज पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और पॉलिसी मेकिंग में अभी कम है। वो पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो इसमें और भी चीजें स्मूथ होती जाएंगी। हाँ, अभी बिल्कुल भी नहीं है। जी, अभी हमारा पार्टिसिपेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो ये पॉलिसी सब ऊपर से बना दी जाती है। हाँ, प्लास्टिक वेस्ट और उससे जुड़े पॉल्यूशन को नेशनल प्रायोरिटी बनाने के लिए क्या करना चाहिए? इसमें सरकार का बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए, क्योंकि अभी इसके जो दुष्परिणाम हैं जी स्पेशली फूड आइटम्स में, हाँ। उसका लोगों को पता नहीं है। जी माइक्रो पार्टिकल्स इनटेक करते हैं हाँ खाने में या पानी की बोतल में, उसके बहुत नुकसान होते हैं। जी अगर इसके लिए गवर्नमेंट अवेयर करवाएगी तो लोगों को पता लगेगा कि यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, तो अपन उसको यूज़ करें, नहीं तो उसको कम कर दें। कम करते हैं जैसे पानी की बोतल्स हैं मान लीजिए, तो इससे प्लास्टिक वेस्ट भी कम होगा कम होगा, और उसका पोल्यूशन जब वेस्ट कम होगा तो पोल्यूशन भी कम कम हो जाएगा। अल्टीमेटली कम होगा। मतलब सही कह रहे हैं आप, सरकारों की भी इसमें भागीदारी की जरूरत है। बड़ी भूमिका होनी चाहिए। बिल्कुल। मैं एक बात जानना चाहूंगा, जो नए लोग इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं या मैं स्वयं ही इस इंडस्ट्री में आना चाहता हूं, तो आप ऐसे क्या 3 सजेशन देना चाहेंगे जो हमें ध्यान में रखने चाहिए? पहली बात तो ये है कि आपको पॉलीमर की पूरी थॉरो नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी पॉलीमर में क्या क्वालिटीज़ हैं और इसको कहाँ पे अपन जोड़ सकते हैं ताकि उसकी बेस्ट क्वालिटी बन जाए। अच्छा लोगों को नॉलेज नहीं है जी। तो, और लोग यूं ही आप अच्छा कमा रहे हो मैंने शुरू कर दिया, ऐसा करते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आपको गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की नॉलेज नहीं है, ईपीआर कैसे लेना है, इसके बेनिफिट कैसे लेने हैं, कंपनी से माल कैसे लेना है, किस बिहाफ पे लेना है, पॉल्यूशन बोर्ड से कैसे काम करवाना है, वो भी बहुत ज़रूरी है। मतलब सिस्टम की जानकारी भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी नॉर्म्स इतने मुश्किल आ गए हैं कि उसको कैटर फॉर करना बड़ा तकलीफ आती है। जी। तीसरा, मार्केट की आपको सर्वे करना ज़रूरी है कि मैं कौन सा प्रोडक्ट बनाऊं जो कि मेरा मार्केट में डिमांड रहे ज़्यादा से ज़्यादा। बनाने वाले तो 200 लोग हैं बिल्कुल, पर कुछ ही लोगों का माल की डिमांड रहती है, बाकी तो भेड़ चाल ही चलाते रहते हैं। हाँ जी। ऐसा है। ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं मेरे हिसाब से, और अगर ये कर लोगे तो मेरे हिसाब से सक्सेस हो जाओगे आप। थैंक यू सो मच ये 3 गोल्डन रूल्स बताने के लिए। मैं भी इन्हें ध्यान रखूंगा, अगर इसमें कुछ नया करने की कोशिश करूंगा तो। एक और चीज जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, जैसे आपने बताया कि मार्केट में आने के पहले बहुत सारी चीजों की जानकारी होनी चाहिए, तो कई लोग होते हैं जो इतनी जानकारी इकट्ठा नहीं कर पाते हैं,
तो उस समय यदि मार्केट में एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर्स या कंसल्टेंट अवेलेबल है या कोई सेवा प्रदाता अवेलेबल है, तो क्या उनकी सेवा लेना सही है? उनका नॉलेज कितना इम्पोर्टेंट रहता है? और क्या वो आपके व्यापार को अच्छे से आगे बढ़ाने में वो कंसल्टेंसी सर्विसेज मदद कर सकती हैं? कंसल्टेंट का रोल तो बहुत ज़रूरी है। अगर हम एक्सपर्ट भी हैं तो भी हम पूरी नॉलेज हमको नहीं है। अगर जैसे मेरा कोई ईपीआर का कंसल्टेंट है जी, या क्रेडिट कंसल्टेंट है, हम उतने थॉरो नहीं है जितना हमको कंसल्टेंट करवा सकता है। कंसल्टेंट तो नए को भी चाहिए, पुराने को भी चाहिए, एक्सपर्ट को भी चाहिए, जो रॉ हैंड है उनको भी चाहिए। कंसल्टेंट तो गवर्नमेंट के हिसाब से ये मीडिएटर हमारा एक, जो हमको अपने काम में हेल्प करता है। इसका मतलब कंसल्टेंट बहुत सारे काम वो करने में काबिल हैं जो कई बार हम नहीं कर पाते, बिल्कुल 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 सही है। इसलिए उनकी इम्पोर्टेंस भी इतनी ही हो जाती है। बिल्कुल। और आपके मुताबिक कंसल्टेंसी या इस काम को अगर हमें दूसरे शब्दों में कहना हो तो क्या इसका व्यापार पर कोई आर्थिक रूप से भार पड़ता है या सामान्य गतिविधि के रूप में ये चलता रहता है? कंसल्टेंसी का जी नहीं, मेरे हिसाब से नहीं पड़ता है, क्योंकि जो हमको मान लो ईपीआर की हमको मदद करवा रहे हैं, जी तो हमको तो ईपीआर फ्री मिल रहा है। जी। तो उसमें से अगर कुछ हिस्सा ले लेते हैं तो हमें कोई तकलीफ नहीं है, उसकी हमें कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं है। मतलब वो आपके ऑन गोइंग बिजनेस में से भी अपना छोटा सा रेवेन्यू लेंगे जिससे आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस में कोई प्रभाव नहीं। हाँ। ये आपने एक अच्छी बात बताई। और दूसरी बात, अगर हम कुछ काम कराते हैं पॉल्यूशन का, जी कोई परमिशन लेनी है, जी, हम उनके पास बार बार नहीं जा सकते। जी कंसल्टेंट का काम यही है, तो वो कर लेता है आराम से। अच्छा, हमको बिना टाइम वेस्ट किए उनको काम हो जाता है। बिल्कुल। कंसल्टेंट यानी बहुत अच्छा मीडिएटर का रोल भी प्ले करते हैं बिल्कुल बिल्कुल इंडस्ट्री और गवर्नमेंट के बीच में। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात बताई आपने मुझे। एक बात मैं जानना चाहूंगा, यदि हम सरकार लेवल पे या गवर्नमेंट लेवल पे बात करें तो सरकार को ऐसी क्या चीजें करनी चाहिए जो पर्यावरण सुधार या वेस्ट कम करने की दिशा में आगे बढ़ सके? पहली बात तो मैं ये सरकार से चाहूँगा कि जितना भी पैकेजिंग इंडस्ट्री है जी, उसको बायोडिग्रेडेबल बना दें, तो उसमें जो रिसाइकलिंग की तकलीफें आती हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। दूसरा ये है कि मल्टी लेयर को अगर ये बैन करके सिंगल लेयर में ही अपना काम करें तो मेरे हिसाब से 30% जो एनवायरनमेंट की पोल्यूशन है वो सॉल्व हो जाएगा। तो एक प्रकार के प्लास्टिक के टाइप को बदला जाए, हाँ जी, मल्टी लेयर से सिंगल लेयर पे लाया जाए। बिल्कुल, बायोडिग्रेडेबल, ये भी आपने एक अच्छा सुझाव दिया। और इसके अलावा आपको क्या लगता है क्या चीजें कर लेनी चाहिए? सुधार के बहुत रास्ते हो सकते हैं। तो है अभी एक हमने सजेशन दिया था गवर्नमेंट को जी कि जो कोका कोला और पानी की बोतलें आती हैं, जी, तो कोई लोग उसमें पीवीसी के रैपर यूज करते थे, कोई एलएलडीपी करते थे। तो हमने जब इनको सजेशन दिया तो अभी शायद उन्होंने ये कंप्लायंस कर दिया है कि इसको सब एलएलडीपी के ही रैपर आएंगे, वो रिसाइकिलेबल भी है। और ये एकदम रियल एग्जाम्पल जो आपने ग्राउंड पे समस्या को समझा, फिर उसका आपने वहां पे सरकार को सुझाव दिया। एक सवाल मैं और अंकल जी आपसे जानना चाहूंगा, इसमें हम शायद भविष्य को लेकर के कुछ बात करेंगे। अगले 5 सालों में इन्वायरमेंटल स्पेस को या पर्यावरणीय जगत के रूप में यदि कोई इसको अपना करियर बनाना चाहता है या इसको अपना रोजगार बनाना चाहता है तो इसमें आप अपनी क्या राय रखते हैं? देखिए, इस लाइन में करियर बनाना तो अच्छी बात है, और करियर की इसमें चांसेस भी अच्छी हैं जी, क्योंकि अगर एक इंडस्ट्री वाले को ये नहीं मालूम कि ईपीआर मेरे को किससे कॉन्ट्रैक्ट करना है, बिल्कुल, कार्बन क्रेडिट किससे लेना है, जी, प्लास्टिक क्रेडिट किससे लेना है, तो और जो इसका कंसल्टेंट है उसको मालूम है कि भाई कहाँ कहाँ से क्या क्या है, तो वो तो हमारे एक बीच में लिंक है, जी, बायर और सेलर के बीच में लिंक है। तो ये अच्छी प्रोफेशन भी अच्छा है, और रिसाइकिलिंग के लिए बहुत ज़्यादा मदद की जरूरत हो सकती है। हाँ जी, मतलब ये एक अच्छा रोजगार का ऑप्शन हो सकता है, जैसे अगर हमारे व्यूअर्स चाहे या हमारी यंग जनरेशन चाहे तो इसको एक्सप्लोर कर सकती है। हाँ जी। और अब सबसे आखिरी सवाल, हमने बहुत सारी बातों को डिस्कस किया, बहुत सारी चीज़ों को जाना, प्लास्टिक के बहुत सारे इनसाइट्स को देखा। आम जनता के लिए या कॉमन पब्लिक के लिए आपका इस पूरे डिस्कशन के बाद एक क्या मैसेज रहेगा, क्या सलाह रहेगी, जनता को क्या करना चाहिए प्लास्टिक और उससे संबंधित जिम्मेदारियों को निभाने के लिए? पहला तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि जो भी आप
प्लास्टिक को अवॉइड कर सकते हैं, स्पेशली खाने के लिए या फूड आइटम्स के लिए, जी पैकेजिंग के लिए उसको अवॉइड करें। जैसे बोलते हैं कि भाई जो भी पैक्ड आइटम है ना लें। दूसरा ये है कि इसका डिस्पोजल अगर प्रॉपर अपन घर से ही करेंगे तो एनवायरनमेंट में काफ़ी फायदा होगा। और यदि इंडस्ट्री लेवल पे आपको कुछ सलाह देनी हो, जो प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, रिसाइकल्ड के अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग, तो उन्हें आप क्या सलाह देंगे कि उन्हें कैसे मार्केट में प्ले करना चाहिए? उनको तो जो उनका वेस्ट निकलता है मार्केट में, तो जो अपना सब आइटम सप्लाई कर रहे हैं जी वो तो कर ही रहे हैं, पर जो उसका वेस्ट निकलता है वो कोशिश करें खुद ही यूज करें। बिल्कुल, वो एक सर्कुलर इकोनॉमी अपने अंदर ही बना लें। तो गाइज, अभी आपने देखा किस तरह हमने सर के साथ सुना, समझा और जाना कि प्लास्टिक और इससे जुड़ा सिस्टम कैसे काम करता है। प्लास्टिक के बारे में हर किसी के पास एक ओपिनियन होता है, लेकिन जब आप सिस्टम की असली कॉम्प्लेक्सिटी को समझने लगते हैं तभी आपके पास सॉल्यूशन बनाने शुरू हो जाते हैं। आज हमने जाना ग्राउंड लेवल कलेक्शन और प्रोसेसिंग किस रियलिटी से गुजरता है, सिस्टम और पॉलिसी के बीच क्या गैप्स हैं, और ये भी कि अवेयरनेस से पहले अंडरस्टैंडिंग आती है। अ बिग थैंक यू टू आवर गेस्ट गुरविल जी। थैंक यू जी, फॉर ब्रेकिंग इट डाउन इन सच ए रियल एंड रिलेटेबल मैनर। अगर ये कॉन्वर्सेशन आपको कुछ सोचने पर मजबूर करे तो बस वही काफी है। शेयर करिए, रिफ्लेक्ट करिए और बात कीजिए। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपको उन अनछुए पहलुओं से जुड़ाएंगी जो आपने कभी नहीं सुना होगा। तो इसलिए इस वीडियो को आप सभी तक फैलाइए, अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगला एपिसोड एक नए पर्सपेक्टिव के साथ वापस आएगा, लेकिन फोकस वही रहेगा हमारा, रियल प्रॉब्लम्स, रियल पीपल एंड रियल सॉल्यूशंस। यदि कोई सवाल या कोई सुझाव हो आपके तो आप जरूर उन्हें हम तक पहुंचाइए। कमेंट सेक्शन में आप उन्हें लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उन सवालों को, उन सुझावों को अपने आने वाले पॉडकास्ट और आने वाले वीडियोस के माध्यम से एड्रेस करें। थैंक यू सो मच।